हेलो क्लास 8, यू ऑल आर वेलकम बैक अगेन इन योर साइंस क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 पार्ट 4 दहन और ज्वाला, कंबशन एंड फ्लेम। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में कई प्रकार के ईंधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, खाना खाते हैं, कपड़ों पर आयरनिंग करते हैं, प्रेस करते हैं। क्या आप जानते हैं जो दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाले ईंधन के विषय में क्या आप बता सकते हैं? क्या आप मोमबत्ती को जलते हुए आपने देखा है? हाँ, हम सभी ने देखा है। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है परंतु कोयला नहीं। इसी प्रकार ऐसे कई पदार्थ हैं जो ज्वाला के साथ जलते हैं और ज्वाला के साथ नहीं भी जलते हैं। कंबशन क्या होता है? किसी ईंधन को ऊर्जा के रूप में प्रयोग करने के लिए उसे जलाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कैंडल को जलाते हैं, गैस के बर्नर को हम जलाते हैं, आग को जलाते हैं। कार में पेट्रोल का प्रयोग, काल कर कल कारखाने खानों में कोयले का प्रयोग अथवा अन्य ऐसी किसी भी प्रक्रिया में ईंधन का जलना दहन कहलाता है। प्रायः इस प्रक्रिया में पदार्थ वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से संयोग कर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोरीन की उपस्थिति में दहन करता है। ठीक है, अब ये देखिए, C+O2 वायु की उपस्थिति में CO2 प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। दहनशील और अदहनशील पदार्थ। अब हम ऐसे पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे जो कंबस्टेबल है और नॉन कंबस्टेबल है। क्या आप जानते हैं कि पानी और रेत का प्रयोग आग बुझाने के लिए क्यों किया जाता है? क्यों? इसलिए क्योंकि पानी और रेत जो है वो आग में नहीं जल सकते हैं, और पदार्थों को इस आधार पर कि वे आग में जलते हैं या नहीं जलते हैं, दहनशील और अदहनशील में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे पदार्थ जो वायु या ऑक्सीजन में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं दहनशील पदार्थ होते हैं। और जैसे बच्चों, क्रोसिन है, लकड़ी है, एलपीजी है, कागज है, कपड़ा आदि आग में जल सकते हैं। दहन के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं बच्चों? पदार्थ की उपस्थिति, ईंधन के ज्वलन ताप के प्रति या ईंधन का ज्वलन ताप पर पहुंचना, दहन के माध्यम या समर्थक की उपस्थिति। इनमें से किसी भी अगर एक उपस्थिति नहीं होगी तो दहन संभव नहीं होगा। कभी कभी किसी कारण दहनशील पदार्थ पूरी तरह नहीं जल पाते हैं। इस प्रकार के दहन को अपूर्ण दहन, इनकम्प्लीट कंबशन हम कहते हैं। अधिकांश दहनशील पदार्थों में कार्बन की प्रतिशतता बहुत होती है। अपूर्ण दहन के दौरान जले कार्बन का एक अंश कालिक के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। अपूर्ण दहन के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है और यह गैस अति विषैली होती है। कैसी होती है? विषैली होती है और श्वसन संबंधी समस्या उत्पन्न करती है। ठीक है, मानव शरीर में पाए जाने वाला एक प्रोटीन जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, कि कार्बन के साथ अत्यधिक युयुक्षा या नाता एफिनिटी होती है, या कार्बन मोनोऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इस प्रकार शरीर में कोशिकाओं को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति को अवरुद्ध कर देता है। बच्चों, ये गतिविधि दी गई है। ये देखिए, दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। एक मोमबत्ती, दूसरी मोमबत्ती है, इसको भी जलाया गया, इसको भी जलाया गया, लेकिन इसके ऊपर एक ग्लास रख दिया गया। अब इसमें क्या है? इसमें एयर जो है वो पास नहीं हो पा रही है, वायु पास नहीं हो पा रही है, तो ये मोमबत्ती नहीं जलेगी। इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो कि वायु में मौजूद होता है। लौ अथवा ज्वाला फ्लेम, एक मोमबत्ती व लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर उसे माचिस से जलाइए, और अब यहाँ तुलना कीजिए कि दोनों में से क्या दोनों एक तरह जल रहे हैं। क्या आप जानते हैं प्रत्येक पदार्थ जो जलता है वह ज्वाला नहीं देता। मोमबत्ती एक लौ ज्वाला के साथ जलती है, जबकि लकड़ी नहीं। पदार्थ जो गर्म करने पर वाष्पित हो जाते हैं ज्वाला के साथ जलते हैं। चारकोल और लोहा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलते हैं परंतु जलने पर ज्वाला नहीं देते हैं। फ्लेम क्या है? वह क्षेत्र जहां पर गैसीय पदार्थों का दहन होता है ज्वाला कहलाता है। मोमबत्ती, रोचक तथ्य, मोमबत्ती में ज्वाला या लौ कैसे जलती है? जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो बत्ती के चारों ओर स्थित मोम पिघलता है तथा पिघला हुआ मोम धीरे धीरे बत्ती में ऊपर की ओर चलता है और वाष्पित होता है। यह वायु के साथ जलती है और एक ज्वाला उत्पन्न करती है। इस प्रकार ज्वलनशील पदार्थ और दहन में सहायक पदार्थ दोनों गैसीय अवस्था में होने चाहिए। मोमबत्ती की ज्वाला के विषय में मोम का वाष्प और वायु की उपस्थिति ऑक्सीजन दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं। इस प्रकार जब एक ज्वलनशील पदार्थ वाष्प अवस्था में जलता है तो यह ज्वाला उत्पन्न करता है।
कैंडल फ्लेम्स एरिया, ये देखिए बच्चों, ये कैंडल फ्लेम्स एरिया है, ये बाहरी क्षेत्र है, मध्य है और आंतरिक है। ये आप देख सकते हैं, गहरा भीतर क्षेत्र, नीला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। ठीक है। अब है इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप। किसी वस्तु में आग पकड़ने के लिए जो न्यूनतम ताप तक गर्म, न्यूनतम ताप तक गर्म आवश्यक होता है। ठीक है। या ऐसा नहीं है कि कोई कैंडल हम दूर से माचिस जला रहे हैं तो कैंडल जलेगी, नहीं, उसका अपना एक इग्निशन पॉइंट होगा। जब हम जिस जितने पास उसको लेके जाएंगे, जब वो पूरे धागे पे हम आग लगाएंगे तभी वो जलना स्टार्ट होगी। एक्टिविटी 2 है, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। ईंधन, फ्यूल, ईंधन वो पदार्थ होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। ईंधन का ऊष्मीयमान, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। जब कोई दहनशील पदार्थ जलता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और इकाई द्रव्यमान के दहनशील पदार्थ को जलने पर मुक्त ऊष्मा की मात्रा अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है। इससे निर्धारित होता है कि कोई पदार्थ अच्छा ईंधन है या नहीं। इसे ईंधन का ऊष्मीयमान कहा जाता है। किसी ईंधन की का ऊष्मीयमान 1 किलोग्राम ईंधन को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति में पूर्णतः जलने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है। ईंधन की ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त किया जाता है। ये देखिए बच्चों, ये आपको ईंधन दिया गया है और उसका ऊष्मीयमान दिया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है एक आइडल फ्यूल की? सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, मंद गति से जलना चाहिए, इसका ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए, ज्वलन ताप निम्न होना चाहिए, वायु को प्रदूषित करने वाली गैसें नहीं उत्पन्न होनी चाहिए, इसमें अवशेष या राख बहुत कम मात्रा में प्राप्त होना चाहिए और इसका हस्तांतरण, भंडार और परिवहन आसान हो। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल कौन कौन सा है? ईंधन की भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस ईंधन होते हैं, तरल ईंधन होते हैं और गैसीय ईंधन होते हैं। कुछ ठोस ईंधन जैसे चारकोल, उपले, कृषि अपशिष्ट तथा कोयला। तरल ईंधन जैसे बच्चों केरोसिन, डीजल और गैस इंजन हम सब जानते हैं, एलपीजी, सीएनजी, प्राकृतिक गैस। ईंधन की उत्पत्ति या उपस्थिति के आधार पर 2 तरह के होते हैं, एक प्राकृतिक ईंधन जैसे कि लकड़ी, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, और एक संसाधित ईंधन जैसे कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। नाउ जुडिशियस यूज ऑफ फ्यूल, ईंधन का न्यायोचित उपयोग। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम बेधड़क ईंधन का हमें उपयोग करना चाहिए, नहीं, प्रॉपरली उसकी देखभाल करके करना चाहिए, अननेसेसरली नहीं यूज करना चाहिए। लकड़ी, सूखे पत्ते तथा कृषि से प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ के अपवाद के साथ सभी ईंधन जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल है और इन्हें जीवाश्म ईंधन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाखों वर्ष पहले धरती में दब चुके थे। ठीक है। जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, हमने पिछले ही पार्ट में पढ़ा था, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है। कोयला क्या है? कोयले का प्रयोग हम घरों में करते हैं, फैक्ट्रियों में करते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश भारत के प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य हैं। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम अपने प्राकृतिक रूप में कच्चा तेल क्रूड ऑयल कहलाता है। ये गाढ़ा व गहरे रंग का होता है। ठीक है। रिफाइनिंग के बाद इसमें से बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि, ये सारी चीजें। सऊदी अरब, इराक, अमेरिका, मैक्सिको, रूस, ब्रिटेन और चीन तेल के प्रमुख उत्पादक हैं। प्राकृतिक गैस क्या है? प्राकृतिक गैस तेल क्षेत्रों में भूतल में पेट्रोलियम के साथ ही पाई जाती है और प्राकृतिक गैस भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए उपयोग किए जाने वाले स्थानों तक पहुंच जाती है। लिमिटेशन क्या है? सीमित उपबद्धता, सीमित उपबद्धता। जीवाश्म ईंधन के बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। ठीक है। कितने साल लग जाते हैं? करोड़ों साल लग जाते हैं। एक बार ईंधन के भंडार समाप्त हो जाने पर इन्हें मानव जीवन काल में उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। वायु प्रदूषण, बिजली घरों और वाहनों में जीवाश्म ईंधनों के अपूर्ण दहन के कारण वायुमंडल में मुक्त होने वाली हानिकारक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इत्यादि वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं और इन गैसों में सांस लेने से मानव में श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। एडवांटेज क्या है फॉसिल फ्यूल का? लकड़ी या अन्य प्रकार के वनस्पतियों की तुलना ये ज्यादा ऊर्जा उपलब्ध होती है। 1 किलोग्राम शुष्क लकड़ी की तुलना में 1 किलोग्राम कोयले का ऊष्मीयमान 2 गुना होता है। जीवाश्म ईंधन लकड़ी की तुलना में ज्यादा सांद्र ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। लॉस ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधनों से होने वाले प्रदूषण खतरनाक है। कोयले और तेल के अधिकांश निक्षेप काफी मात्रा में सल्फर रखते हैं। जब उच्च सल्फर ईंधनों को जलाया जाता है तो वे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड जैसे खतरनाक प्रदूषकों को छोड़ते हैं जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं और जीवाश्म ईंधनों
के निक्षेप एक बार प्रयोग में आने के बाद नवीकरणीय नहीं होते, जबकि एक कोयला पूर्ण रूप से जल जाता है और एक तेल पूरी तरह से सूख जाता है तो संसाधन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बच्चों, आपका पाठ यही समाप्त होता है। पाठ में दिए गए महत्वपूर्ण तथ्यों को आप अच्छे से पढ़िएगा। आई होप अब आपको पता चल गया होगा व्हाट इज कंबशन, और ये सारी बातें जो हमने आज पढ़ी हैं कि कौन से दहनशील पदार्थ होते हैं, कौन से नहीं होते, उनका इग्निशन पॉइंट क्या होता है, इन सब का अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, अध्ययन कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली विज्ञान की कक्षा में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।